नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद वीकेंड। आज हमारे साथ दोबारा से अश्विनी श्वेत जी हैं। सर, जय हिंद। जय हिंद सुमित। सर, बड़ा मुद्दा इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में उथल पुथल है और हम देखते हैं जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। हमने पहले जापान में हमारे बहुत अच्छे दोस्त आबे जी, उनके ऊपर अटैक देखा हमने, उनकी तो मौत भी हो गई। पुतिन के ऊपर 3 बार अटैक हो चुका है पिछले 1-2 सालों में। अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ, मोदी जी के ऊपर भी अटैक इन्होंने किया था जब वो 2019 में कैंपेनिंग करने के लिए पंजाब में गए थे, उनको पुल से ही वापस लौटना पड़ा। तो आपको लगता है कि जैसे ये सारा काम हो रहा है, कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल सुमित, लग तो ऐसा ही लग रहा है। और ये सच्चाई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ है और इसका अभी तक ये नहीं हो पाया है कि इसका मोटिव क्या था। ये तो है कि ये लगता है अकेला ही था और वॉल्फ लोन है ये, मगर सच्चाई ये है कि इसका मोटिव क्या अभी तक किसी को पता नहीं लगा है। इन्वेस्टिगेशन होने और इसके पीछे क्या साजिश है, क्या ये अकेला था या इसके पीछे कोई ग्रुप है, क्या उसकी साजिश है, तो ये इन्वेस्टिगेट बिल्कुल होगा तभी पता चलेगा। मगर ये सच्चाई है कि कुछ एक ऐसे हैं वर्ल्ड के अंदर ताकतें, वो नहीं चाहती कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा प्रेसिडेंट बने। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जैसे आपने बोला, एक नेशनलिस्ट हैं, वो अपने देश के बारे में सोचते हैं और कहीं ना कहीं वो उनकी जो पॉलिसी है, कुछ देश जो हैं, चाहे चीन है या रूस है, उनको इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो वो एक नेशनलिस्ट हैं। और यही नहीं, यूरोप को भी जिस प्रकार से वो एक बात बार बार कह रहे हैं कि अगर डिफेंस की बात है तो आपको 2% ऑफ जीडीपी स्पेंड करना पड़ेगा अपने डिफेंस पे। अमेरिका आपके लिए डिफेंस नहीं करने तैयार जब तक आप पैसा नहीं खर्च करेंगे। तो ये जो मैसेज है, ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक प्रकार से भूचाल मच गया है। जो जितने भी 32 की 32 नेटो कंट्री हैं, अब ज्यादातर कंट्री पे प्रेशर है कि वो 2% से ज्यादा स्पेंड करे जीडीपी का। तो ये भी है। तो सच्चाई ये है कि ये एक बड़ा स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक स्पीच दे रहे थे, उसके ऊपर हमला होता है और ऐसा लगता है कि अमेरिका जैसा देश जो सीक्रेट सर्विस बहुत प्रोफेशनल है, मगर जिस प्रकार से यहाँ कार्रवाई हुई तो उससे तो लगता है कि इसकी छवि बहुत ही कमजोर है। जैसे एक शूटर है, वो 150 से 200 मीटर के दूर एक छत पे बैठता है और वैसी छत जो कि उस आपके पोडियम जहां से डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे उसको डोमिनेट करती है और उसको फायर करता है, 7 से आउट राउंड फायर करता है। और ये तो भगवान की किस्मत से डोनाल्ड ट्रंप आज जिंदा है, नहीं तो ही वुड हैव बीन हिस्ट्री। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन रेज करता है कि जो सीक्रेट सर्विस है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल काम किया, स्पेशली जो कि पुराने प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। और अब दोनों जो है वो लोकल पुलिस के ऊपर कह रहे हैं कि लोकल पुलिस की गलती थी, मगर ऑल और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीक्रेट सर्विस की। और जिस प्रकार से ये कार्रवाई हुई तो ऐसा लगता है कि काफी कमियां हैं और ऐसा अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दिखा गया। और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बचे हैं बिल्कुल बाल बाल, इसमें कोई शक नहीं। मगर अब इसकी इन्वेस्टिगेशन है तो मुद्दा क्या है कि इसके पीछे कौन है, ये कॉन्स्पिरेसी है या ये अकेला ही, वो कहते हैं ना, जो लॉन वॉल्फ था, या कि कोई ना कोई इसको ने कराया है। तो वो बहुत जरूरी है इसका, और तभी पता चलेगा सुमित कि वाकई इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ है। सर, आपने पहले बोला कि जो नेशनलिस्ट हैं उन्हें चाइना और रशिया सपोर्ट नहीं करता, पसंद नहीं करता, और डोनाल्ड ट्रंप उसी कड़ी का एक हिस्सा था। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि सर, जहां पर उनकी रैली हो रही थी उसके बिल्कुल 150-200 मीटर के ऊपर बिल्कुल क्लीन शॉट की जगह सीक्रेट सर्विसेज पूरी बिल्डिंग्स को घेर के बैठी हैं। वहां से उनके स्नाइपर्स तैनात थे। लेकिन सर, एक छत के ऊपर उन्हें एक आदमी गन लेकर, इतनी बड़ी, वो दिखता ही नहीं है। बाकी सारी बिल्डिंग्स उनको दिखती हैं, एक छत के ऊपर दिखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो कड़ी आती है कि कहीं ना कहीं सीक्रेट सर्विस वाले खुद भी इन्वॉल्व थे। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको नहीं पता होगा। हाँ तो शक तो लगता है सुमित, शक की घड़ी तो घूमती है कि जो सीक्रेट सर्विस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड,
जो कि प्रेसिडेंट और एक्स प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी देती है यूएस में, और यूएस में कहते हैं कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो इसमें कोई शक नहीं। ये तो एक बेसिक है, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में भी यह होगा। जब आप सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है, एक एसओपी होती है कि आप इनर जो कॉर्डन है उसको सैनिटाइज करेंगे, वहां पर आप अपने स्नाइपर रखेंगे, आउटर को कॉर्डन को करेंगे, उस पर आप रखेंगे, और जो बिल्कुल आउटर पैरामीटर है, जिसको थर्ड आउटर पैरामीटर है, उसके अंदर जो लोकल पुलिस है वो सैनिटाइज करती है, मगर जो सीक्रेट सर्विस है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर यहाँ तो एक ऐसा अजीब सिचुएशन आई जो कि 100-150 मीटर दूर एक छत पे एक लोन शूटर आता है, वो छत जो है वो डोमिनेट करती है जो ये इलाका जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे जिस स्टेज से, और वो डायरेक्ट शॉट लेते हैं, और यही नहीं 7 से 8 राउंड फायर करते हैं। तो बिल्कुल शक उठता है कि सीक्रेट सर्विस ने क्या किया। और ये भी कुछ बातें आ रही हैं कि कुछ एक जो ऑन लुकर थे, जो सुनने आए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने उसको देखा भी और सीक्रेट सर्विस को भी बताया। इसके बताने के बावजूद भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया या डिले एक्शन लिया। मुझे लगता है कि शक तो बहुत है। जब तक इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है। अगर ये साजिश है तो इस साजिश में कौन इन्वॉल्व है और क्यों किया जो किया। सुमित सर, आप सोचे देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हॉलीवुड की किसी मूवी की स्क्रिप्ट चल रही है कि प्रेसिडेंट को मारने के लिए एक शूटर को पहले हायर किया जाता है, उसे फ्री पास दिया जाता है, वो छत के ऊपर जाता है, और वो भी कौन से कोई बहुत बड़ा शेड है उसकी छत के ऊपर, ताकि दूर से दिखता भी है कि एक शूटर लगा है, वहां से सीधा शूट कर रहा है, और गोली जो है सिर से इतना सा दूर, आधा इंच दूर से गोली निकल जाती है। पूरा हॉलीवुड की मूवी का सीन चल रहा है। अब दोबारा से उन्होंने बोल दिया कि हम एफबीआई को बोलेंगे, सीक्रेट सर्विसेज को बोलेंगे कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। जिनकी गलती है उसी को बोला जा रहा है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। सर, ये तो मजाक नहीं हो रहा एक इतनी बड़ी जिसको बोलते हैं कि कंट्री में। हाँ बिल्कुल, देखो ये जो थॉमस मैथ्यू क्रुक था, जो 20 साल का एक लड़का था, और ये लोकल पेंसिल्वेनिया का रहने वाला था, और इसने जो ये कार्रवाई की है, क्या क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार से वो मोटिवेट हुआ था या उसका कोई पर्सनल रीजन था, उसने खुद किया। उसकी वजह भी ये है कि हथियार वहाँ पर बहुत आसानी से मिल सकते हैं। जो यूएस के गन लॉज हैं वो बड़े वीक हैं। वहाँ पर हथियार लेना बहुत इतना आसान है कि केरोसिन मिलना मुश्किल है। वो कहते हैं आप इस प्रिस्क्रिप्शन लाएं, मगर हथियार और अम्यूनिशन जो है वो आपको आराम से मिल सकता है। तो सच्चाई यह है कि AR-12 जो वेपन का इस्तेमाल किया, जो कि एक ही बहुत ही पोटेंट वेपन है, और वो एक प्रकार सेमी ऑटोमेटिक है, और ये असोल्ट राइफल का शैडो है। तो ऐसे वेपन का इस्तेमाल करना, और बहुत ही दुख की बात है उसको लेके आना और उसके बाद उसको फायर करना। तो ये दिखलाता है कि जो गन लॉज हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं अमेरिका में, और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, ना तो डेमोक्रेट लेते ना रिपब्लिक लेते। और उसकी वजह यही बताते हैं बार बार, क्योंकि ये इनके पास पैसा बहुत है, ये फंड करते हैं इलेक्शनों को, और चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, तो कोई भी इनके अगेंस्ट एक्शन लेने को तैयार नहीं है। स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बना रहे। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि ऐसे हादसे होते हैं। सुमित सर, जो हमने चीज देखी अभी अमेरिका में, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी आशंका दिलाई जा रही है कि जो नेशनलिस्ट हैं, मोदी जी से बड़ा नेशनलिस्ट तो आज की डेट में मुझे लगता नहीं कि पूरी दुनिया में है, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं अटैक करने की बातें हो रही हैं कि इनके ऊपर भी अटैक किया जाएगा, और उसे वो टेस्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कर कर। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आपने देखा कि जो हमारे वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि पूरे मुहर्रम का टाइम था, पूरे देश में इन्होंने आग लगाने की कोशिश करी। अभी रेलवे ट्रैक्स को उड़ाया जा रहा है, कल भी एक ट्रेन को डीरेल किया है, कई लोगों की मौत हो गई है। आपको नहीं लगता कि सारी दुनिया में एक ही जमात है जो ऐसे काम कर रही है, और इसे बार बार टेस्ट किया जा रहा है? तो हमारे देश में भी जो आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है, तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत के अंदर भी अभी हमारे आर्मी के जवानों के ऊपर हर रोज हमले हो रहे हैं,
मोदी जी के ऊपर भी अटैक की अभी आशंकाएं आनी शुरू हो गई हैं कि नेशनलिस्ट में मोदी जी से बड़ा कोई नेशनलिस्ट नहीं है, उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। यहाँ पर ट्रेनों को उड़ाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भारत में भी शुरू हो गई? देखो सुमित, सिक्योरिटी को लेके आप किसी चीज को लीनियंटी नहीं ले सकते। हाँ, ये सच्चाई है। जम्मू एंड कश्मीर में जो आपने इशारा किया कि यहाँ पर अमन और शांति आ गई थी, अब कश्मीर घाटी में आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट होने के बाद वहां पर बहुत ही ज्यादा पीसफुल था, डेवलपमेंट का माहौल था, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम में था, और ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई, पंचायत इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो लोकसभा इलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल, 60 से 65% लोगों ने वोट की। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार पाकिस्तान के तो सांप लौट गया, और ये चीन ने का भी एक लगता है कि कहीं ना कहीं हाथ है, कि उनको लगने लगा कि जिस प्रकार से भारत अभी लद्दाख के अंदर बहुत प्रेशर डाल रहा है चीन पे, तो उसने भी पाकिस्तान को मोटिवेट किया कि कुछ ना कुछ वो करे। कश्मीर घाटी में तो वो कर नहीं सकता, इसलिए उसने साउथ और पीर पंजाब जो है वहां पर ये कार्रवाई स्टार्ट की है, जहां 50 से 60 आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट किया है 1-1.5 साल में। और वो रजौरी पुंछ इलाका से भी हो सकते हैं, वो आईबी सेक्टर से भी हो सकते हैं, इवन पंजाब से भी हो सकते हैं। तो वो एक प्रकार से अभी उसको भी देखा जा रहा है, और कैसे इन नई जो थ्रेट आई है जो साउथ और पीर पंजाब, इसको कैसे टैकल किया जाएगा, अब उस पर बात हो रही। क्योंकि ये सच्चाई है, पाकिस्तान के दो मुद्दे हैं। पाकिस्तान का एक तो है कि जो सितंबर में इलेक्शन है उससे पहले वो आतंकवाद को स्टार्ट करे साउथ और पीर पंजाब, जहाँ अमन शांति थी 15-20 साल से कुछ नहीं था। हाँ, यहाँ से कुछ ट्रुप्स ईस्टर्न लद्दाख भेजे थे जब गलवान 2020 हुआ था, तो यहाँ वॉइड था क्योंकि शांति थी। यहाँ इंटीग्रेट भी कमजोर हो गया, पुलिस को भी निकाल लिया था। मगर अब एकदम जिस प्रकार से स्पर्ट हुआ है, आतंकवादी अंदर आ गए हैं, तो अब ये काउंटर टेररिज्म ग्रिड को दोबारा पुख्ता करना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान ने इसलिए किया है कि वो दिखाए पूरे वर्ल्ड को कि ये जो इलेक्शन है हो रहे हैं, इस क्या कोई मतलब नहीं, क्योंकि आतंकवाद अभी भी जम्मू और कश्मीर में है। और दूसरा एक ये भी है कि आज की तारीख में पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में जो है वहां पर भी लोग सड़कों पे हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, बाग, दतनियाल, झेलम, नीलम, पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां लोग सड़कों पे हैं। वो कहते हैं आर पार की लड़ाई है, चक्का जाम और शटर डाउन है। वो कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं। अब इनको प्रॉब्लम है पाकिस्तान को, ये कहते हैं ये तो एक नई प्रॉब्लम आ गई, लेने चले थे जम्मू कश्मीर, अब तो उनका अपना पीओजे के जाने वाला है। तो ऐसे में उनका भी माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो इन्होंने ये आतंकवादी घटनाएं स्टार्ट की और आतंकवाद भेजे। और तीसरा, इसमें कोई शक नहीं, जो प्रेशर भारत की फौज डाल ली है लद्दाख में, ये जो चीन ने पाकिस्तान को बोला है उसको लिए आप कुछ ना कुछ जम्मू और कश्मीर में करें, स्पेशली साउथ और पीर पंजाब, जिससे जो प्रेशर है वो कम हो जाए चीन के ऊपर लद्दाख में। तो ये भी हो सकता है। मगर ये सच्चाई है, एक नया टेररिज्म आया है साउथ और पीर पंजाब। ये जो आतंकवादी अभी आए हैं ये बहुत ज्यादा ट्रेन है, और ये अफगानिस्तान में लड़ चुके हैं। इनके पास बहुत ही आधुनिक हथियार हैं, M4 कार्बाइन है जो अमेरिकन छोड़ गए थे अफगानिस्तान में। इनके पास नाइट विजन डिवाइस है, इनके पास जो अम्यूनिशन है वो स्टील कोर की बुलेट्स हैं जो कि आर्मर पियर्सिंग को भी पास थ्रू कर सकते हैं। इनके पास टेलीस्कोपिक साइट हैं, और ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा ट्रेन है। हो सकता है ये पुराने फौजी भी हों, ये गुरिल्ला वार कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक नया चैलेंज पैदा हुआ है, और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस अभी इसको देख रही कि कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। मगर ये सच्चाई है कि जो पाकिस्तान है वो इस इलाके को पूरा एक्टिवेट करेगा, और सितंबर तक आप देखेंगे और आतंकवादी घटनाएं होंगी। क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका तो आपको पता ही है, जो पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और पाकिस्तान यूजेस जो आतंकवाद एज अ स्टेट इंस्ट्रूमेंट। तो ये सच्चाई है। मगर ये भी सच्चाई है सुमित, हमें अपनी जो आउटलुक है, अपनी अप्रोच है, उसको चेंज करना पड़ेगा। जो हमारी अप्रोच रिएक्टिव है आज की तारीख में, उसको बदल के हमें प्रोएक्टिव करना पड़ेगा। जब आप आगे क्वेश्चन पूछते तो बताते हैं कि कैसे करेंगे। अब हमारे आगे रोड मैप क्या है,
सुमित। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि मैंने जो मुझे पता लगा है कि पंजाब की तरफ भी इन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया। अभी जम्मू में थे, जम्मू से पंजाब की तरफ आ रहे हैं, ये पंजाब को भी एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां से जो ड्रोन्स की मूवमेंट है पाकिस्तान की तरफ से वो इतनी बढ़ गई है कि जैसे हर रोज ड्रग्स हैं, हथियार हैं, प्रोपागेंडा के मटेरियल्स हैं, वो ड्रोन्स के थ्रू हर रोज वो भारत के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं। और चाइनीज जो ये ड्रोन्स हैं, ये 100-100 किलोमीटर तक की रेंज रखते हैं, वहां पे जा सकते हैं। 5-10 किलो का तो ये आरडीएस आराम से लेके आए थे। तो अगर ये ऐसा ही चलता रहा और हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई एक्शन अभी तक तो दिखा नहीं है, दैट मीन्स हम किस चीज की वेट कर रहे हैं? तो बहुत बड़ा हादसा होगा, जब 100-200 लोगों की मौत हो जाएगी तब हम एक्शन लेंगे सर, या ऐसे ही ये छुट छुट चलता रहेगा और हम आराम से सोते रहेंगे? देखो, ये आपने बहुत सही बोला कि अब जो K2 डेस्क है पाकिस्तान को, वो एक्टिव हो गया है। वो कश्मीर एंड खालिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने ये जम्मू और कठुआ और हीरानगर नहीं, ये अब पूरा का पूरा जो पंजाब की तरफ जा रहे हैं। और ये सच्चाई है कि जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल ये कर रहे हैं हथियार ड्रॉप करने के लिए, अम्यूनिशन ड्रॉप करने और ड्रग्स। ये नैक्रो टेररिज्म है, ये भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है कि आतंकवादियों जिस प्रकार से ड्रग्स भेज के ये पूरे इलाके को इन्होंने ड्रगिस्ट कर दिया है और पैसा भी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। और ये पंजाब में नहीं हो रहा है, ये प्लेन्स ऑफ जम्मू भी हो रहा है और कहीं ना कहीं रजौरी पुंछ में भी हो रहा है। और ये सच्चाई है कि ड्रोन्स को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं, बहुत छोटे हैं, रडार के उसमें नहीं आते। और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि भाई ये कार्रवाई पाकिस्तान जोरों से कर रहा है। आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि क्या भारत ऐसे ही प्रो एक्टिव ना हो के रिएक्टिव रहेगा, अगला कदम क्या होगा भारत का अगर आपने टैकल करना। देखो, हमारी जो है अब मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। उसके अंदर 3 बातें हैं। एक तो हम अंदर क्या करें, जो हम आतंकवादी अंदर घुस के हैं उनको तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको काउंटर टेररिज्म ग्रिड दोबारा बनाना पड़ेगा, अपना इंटेलिजेंस ग्रिड पुख्ता करना पड़ेगा, आपका आपस में तालमेल होना चाहिए, आर्मी का, राष्ट्रीय राइफल का, सीआरपीएफ और जम्मू और कश्मीर पुलिस। तो ये सारा का सारा आपको कार्रवाई करना पड़ेगा अपना काउंटर टेररिज्म ग्रिड को ठीक करके। और आपको पता होना चाहिए कि आतंकवादी जो हैं वो जंगल में और पहाड़ी इलाका है, ये रजौरी पुंछ का, यहाँ पर नॉर्मल केव्स हैं जिसका ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये सच्चाई है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर जो काउंटर टेररिज्म होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि आपको फिर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, जो 60 के करीब घुस गए उनको तो आपने मारना है, मगर ये भी यकीन करना है कि आगे आतंकवादी ना घुसे। तो उसको आपका जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड, चाहे वो आईबी पे है, ऐसा लगता है कि पंजाब में भी कहीं से इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कहीं ना कहीं प्लेन्स ऑफ जम्मू भी हुई है। कुछ एक इनके लीडर जो हैं वो सुनने में नेपाल और बांग्लादेश के थ्रू भी आए होंगे। तो ये सच्चाई है, आपका काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड भी बहुत पुख्ता करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं तो फिर अगर इन्फिल्ट्रेशन दोबारा होती है तो फिर बड़ा मुश्किल है। अब जो बात हो रही है कि आप ये किस प्रकार के लड़ाकू हैं, देखो ये लड़ाकू ट्रेंड है, जैसे हमने बताया अफगानिस्तान में लड़े हैं या आईएसपी के अगेंस्ट भी लड़े हैं, तो इसमें पुराने फौजी में, और इनकी जो टैक्टिस है वो है गुरिल्ला टैक्टिस। ये कॉन्टैक्ट होता है, अटैक करते हैं और उसके बाद कैजुअलिटी करके ये वहाँ से निकल जाते हैं। तो इसीलिए जो कश्मीर घाटी में आतंकवाद था और यहाँ आतंकवाद, इसका बहुत फर्क है। ये आतंकवाद बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का है और ये गुरिल्ला टैक्टिस में है, और इनकी जो हेल्प है वो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल कर रहे हैं, ये सच्चाई है। अब क्वेश्चन आता है कि इनको तो रास्ते नहीं पता, ये सब फॉरेन टेररिस्ट हैं। ये कुछ एक जो यहाँ से यूथ या जो मिलिटेंट बनने पाकिस्तान पार गए थे 2001 से पहले, पाकिस्तान की आईएसआई उनका इस्तेमाल कर उनको वापस ला के, क्योंकि फिर वो गाइड का काम करते हैं, चाहे वो रजौरी पुंछ के हों, डोडा किश्तवाड़ के हों, और वो सबको पता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज, तो उसका जो इस्तेमाल वो कर रहे हैं, तभी इनको रास्ते पता है, तभी इनको ये पता। मगर दुख की बात है कि ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल भी काफ़ी हैं, जो कि चंद एक पैसे के लिए भी हैं या किसी रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। मतलब कि आपका जो काउंटर टेररिज्म ग्रेड है उसको बहुत पुख्ता, आज की तारीख में उसमें काफ़ी खामियां और कमियां हैं, और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड को भी आपको और
मगर ये दोनों जो हैं ये तो आपके अंदर की चीज है। प्रॉब्लम तो यहाँ है नहीं, प्रॉब्लम तो पाकिस्तान में है। आतंकवाद तो पाकिस्तान में बैठा है, टैप तो वहां से खुल रहा है और पाकिस्तान तो मानने वाला नहीं। तो आप क्या करेंगे? अगर आप यही वेट करेंगे उन्होंने हमारे 10 मारे और आप फिर काउंटर अटैक करेंगे कश्मीर घाटी या साउथ ऑफ फिर पंजाब, आपके और कैजुअलिटी हुई। आपको हिट करना पड़ेगा पाकिस्तान में, आपको हिट करना पड़ेगा पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। तो उससे 3 चीजें करनी। एक तो ये जो सीज फायर हमने 2021 में किया है ये काउंटर प्रोडक्टिव है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने तो हो गया, उसको अपनी जो फौज है उसने काफी हद तक यहाँ से हटा के भेज दी है खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर वो तारीके तालिबान पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। और वो गरीब देश है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वो उनके पास आर्टी की अम्यूनिशन ही नहीं। तो सच्चाई ये है कि अब आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन करा रहे हैं और हम सीज फायर करके बैठे हुए हैं। मुझे याद है जब मैं ब्रिगेड कमांड कर रहा था मच्छर में, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है कुपवाड़ा में, जो जहां से मैक्सिमम अटैम्प्ट करते हैं दुश्मन, हमने कम से कम उसकी 7 से 8 पोस्टों का नामो निशान मिटा दिया। जो भी पोस्ट इन्फिल्ट्रेशन में मदद करती है तो उसको आप अपने फायर से आरटी, मोटर, मिसाइल, रॉकेट सबसे फायर करके उसको आप बिल्कुल मिट्टी में मिला दें। तो एक डर पैदा हो जाता है पाकिस्तान की पोस्ट को कि वहां से अगर इन्फिल्ट्रेशन हुई हमारे पास से तो भारत की फौज उसको छोड़ेगी। तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हम इस चीज को करें, ये जो सीज फायर 2021 का है इसको तोड़ें और पाकिस्तान के में धुआं डाल दें। मतलब कि जो भी पोस्ट इन्फिल्ट्रेशन में भाग ले रही है उसको इतना फायर करें कि पाकिस्तान की नानी याद आए। दूसरा है कि हमें पता है कि इनके जो लॉन्च पैड कहाँ हैं, इनके ट्रेनिंग एरिया कहाँ हैं। अभी भी 5 से 6 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और अब अलबदर के भी आगे हैं, ये टेररिस्ट बैठे हुए हैं और ये लैश हैं अमेरिकन हथियारों से। तो इनको तो पंप करेंगे। तो आप जैसे हमने बालाकोट किया था पुलवामा के बाद या उड़ी के बाद हमने ग्राउंड सर्जिकल स्ट्राइक किया था, अब हमारा टाइम आ गया कि ये सर्जिकल स्ट्राइक करने का। कैसे करेंगे इसके तरीके हैं। अब वो जो पहले किया था वो जरूरी नहीं वैसे करें। अब हमारे पास काबिलियत और क्षमता है, हमारे पास रफेल है, हमारे पास स्कैल्प मिसाइल है जो 400 से 500 किलोमीटर। तो आपको एलओसी भी क्रॉस करने की जरूरत है। आप यहीं से इनके लॉन्च पैडों को बर्बाद कर सकते हो। आपको मालूम है आपके पास आरटी भी है, मिसाइल भी है, आपके पास काफी तरीके हैं। तो ये करना पड़ेगा। जब तक आप पाकिस्तान के अंदर हिट नहीं करेंगे, पाकिस्तान का जो टैप है उसको बंद नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं। तो आपकी मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी, आपकी रिएक्टिव से प्रोएक्टिव, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड मजबूत, काउंटर टेररिज्म मजबूत, इंटेलिजेंस अपना गैदरिंग अच्छा करें और ये जो स्लीपर सेल ओवरग्राउंड वर्कर हैं इसके नेटवर्क को तोड़ें और इसको भी एक टेररिस्ट मान के आप इनको न्यूट्रलाइज करें। सुमित बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि जब तक अब हम उसकी नानी याद नहीं दिलाएंगे पाकिस्तान को, ये सीधे होने वाला नहीं है। ये ऐसा जानवर है जिसका अब अंत करना जरूरी है। मोदी है तो मुमकिन है, हम सुनते हैं। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, करके भी दिखाना पड़ेगा। शायद मोदी जी कोई बड़ा ही ऑपरेशन करेंगे, छोटा मोटा ऑपरेशन तो वो करने वाले है भी नहीं है। इसीलिए पेशेंस पेशेंस यूज की जा रही है, टेस्ट की जा रही है। और मोदी जी को जवाब देना आता है, 2 बार पहले दिया है, इस बार भी अच्छा ही जवाब दिया जाएगा। वरना अगर जवाब नहीं दिया तो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है, कहीं भारत में भी ऐसा ही कदम ना उठाया जाए, उससे पहले ही हमें जवाब देना पड़ेगा। जैसा आप हमेशा की तरह बिल्कुल जैसे आप क्लैरिटी दिखाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होगा, ये आपसे ज्यादा बेटर मुझे अभी तक कोई और नहीं मिला है। थैंक यू सर फॉर योर सर्विस टू द कंट्री ऑल्सो। और जैसे आप समझाते हैं उसके लिए भी जय हिंद सर। जय हिंद सुमित, थैंक यू वेरी मच। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.